मिलती है मंजिल अगर हिम्मत से काम ले, मिलती है मंजिल अगर हिम्मत से काम ले, मेहनत के साथ हर पल ईश्वर का नाम ले। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और एक एक बारे में फुल डिस्कशन के साथ पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो देखिए, ऑप्शन है भारत में सोम प्रकाश, सी पायनियर और डी द हिंदू। तो इसका आंसर होगा पायनियर, यानी पायनियर पत्रिका ने पायनियर पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो सोम प्रकाश है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस आया था तो सोम प्रकाश पत्रिका को ही बंद करने के लिए आया था। इसका संस्थापक द्वारकनाथ विद्याभूषण और लेखक इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ठीक है दोस्तों, और एक और पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा पत्रिका है? अमृत बाजार पत्रिका। यह पत्रिका बांग्ला भाषा में छपती थी, लेकिन यह रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के आने के कारण। अब चलिए जान लेते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, यानी अगर अंग्रेजों की निंदा करती है, तो सरकार द्वारा उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्तियों जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, यह वर्नाक्यूलर प्रेस आया कब था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय 1878 में आया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिए। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। आशा करती हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल के दौरान घटित हुआ था? देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ था। तो यहाँ पूछ रहे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स उस समय क्या थे? बंगाल का गवर्नर जनरल थे। और ये हमारा कब हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था। तीनों देख लेते हैं। प्रथम, द्वितीय जो हुआ था 1803 से 5 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1803 से 5 के बीच। ठीक है, और तृतीय कब हुआ था? 1817 से लेकर 1819 के बीच। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही अंग्रेजी मराठा पूर्णतः समाप्त होने लगा। ठीक है, और इसकी समाप्ति कब हुआ था? यानी इसकी पतन शुरू हुआ था। इसे पतन तो 1761 ईस्वी में ही शुरुआत हो गया था, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। और देखिए, हम देख लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय, उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो देखिए, उस समय कौन था? रघुनाथ राव। और कब हुआ था? 75 से 82 के बीच। और इसकी समाप्ति, देखिए, जब कोई युद्ध होता था ना, तो उसकी समाप्ति एक संधि के द्वारा होती थी। तो इसकी समाप्ति सालाबाई की संधि के द्वारा होती है। कौन सा? सालाबाई की संधि के द्वारा, जो कि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। देखिए, इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, यानी सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय। और उस समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तो पूछ ही लिया है। एक था आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि
जसवंत किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में। ठीक है, 2 पूछता है कि दशावन एवं जसवंत किसके दरबार के चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, बहुत पहले जो बहुत संत थे वो अपना अपना मत दिए थे। ठीक है, तो वही मतलब अलग अलग संतों का अलग अलग मत था। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ए है शंकराचार्य, बी है माधवाचार्य, सी है रामानुजाचार्य, डी है निम्बकाचार्य। तो देखिए इसका आंसर होगा माधवाचार्य। अगर द्वैतवाद पूछे तो माधवाचार्य। चलिए हम देख लेते हैं। मुख्यतः 5 सिद्धांत है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा होगा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का कौन थे प्रतिपादक, कौन थे? तो इसका थे शंकराचार्य। ठीक है, ये शंकराचार्य प्रथम मत दिए थे। ठीक है, प्रथम मत दिए थे, जो दिए थे अद्वैतवाद। पहले शुरू होता है अ से। ठीक है, अद्वैतवाद। फिर उसके बाद याद रखिएगा विशिष्ट, यानी अ के बाद आ जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट यहाँ होगा विशिष्टाद्वैतवाद, बड़ा नाम है तो इससे भी नाम हो जाएगा रामानुजाचार्य। देखिए इतना से सबसे ज्यादा इसमें अक्षर है, इसलिए सब बड़ा हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। और देखिए दोस्तों, और एक और हमारा आता है द्वैतवाद। देखिए द्वैतवाद तो हमने पढ़ा था माधवाचार्य, लेकिन द्वैतवाद जब लगा दे तो हम पढ़ लेंगे निम्बकाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद निम्बकाचार्य। और एक और होता है शुद्ध द्वैतवाद। देखिए शुद्ध द्वैतवाद एक बार पूछा गया है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए इसका वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। इसको याद रखने के लिए आप समझिएगा कि वल्लभाचार्य किनके गुरु थे? सूरदास के। और सूरदास भगवान कृष्ण का उपासक थे। ठीक है, तो सूरदास यानी स से शुद्ध और सद से सूरदास, यानी शुद्ध द्वैतवाद सूरदास से संबंधित थे, जिनके गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। हमने 5 बता दिया। पहला था हमारा अद्वैतवाद। देखिए यहाँ देख ले, शंकराचार्य कौन थे? अद्वैतवाद से। माधवाचार्य द्वैतवाद से। और द्वैतवाद निम्बकाचार्य। ये है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। और एक था शुद्ध द्वैतवाद जो कि वल्लभाचार्य, हमने बताया किनके गुरु थे? सूरदास के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का द्वितीय शासक था। इसका कार्यकाल था 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, इसी समय इसने दीवान ए कोही विभाग जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चंदवार के युद्ध कब हुआ था? चंदावार के युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 91, 92, 93, 94। तो देखिए इसका आंसर होगा 94। हमारा चंदवार के युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। देखिए गौरी से महत्वपूर्ण 3 युद्ध याद करना है। ठीक है, गौरी से महत्वपूर्ण 3 युद्ध याद करना है। पहला तो तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध 1191 में। ठीक है, इसमें होगा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रथम में तो जीत हो जाती है, लेकिन 1 साल बाद फिर युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें गौरी जीत जाता है। ठीक है, अब फिर क्या करता है कि 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध करके फिर ये गौरी जीत लेता है, यानी 2 जीतता है और 1 हार जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका ऑप्शन है पुष्यवर्मन, संग्रामराज, गोविंद चंद एवं कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संग्रामराज। देखिए लोहार वंश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। लोहार वंश के संस्थापक तो संग्रामराज थे और इसके बाद द्वितीय संस्थापक अनंत है। ठीक है, अनंत के ही शासन काल में यानी इसका बेटा एक हर्ष है, हर्ष आप पढ़ेंगे, एक हर्षवर्धन भी है, लेकिन उस समय लोहार वंश में भी एक हर्ष था, एक संग्राम राज के बाद आता है। इसी समय राज तरंगी जो हम लोग पढ़ते हैं कलहन,
यानी कल्हन एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसने राज तरंगिणी रचना की थी, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, जो लोहार वंश से ही संबंधित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि लोहार वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो देखिए इसका था संग्राम राज, सॉरी संस्थापक कौन था, तो जय सिंह। कौन था, जय सिंह। अंतिम संस्थापक पूछेगा तो जय सिंह, अब प्रथम पूछेगा तो संग्राम राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, तो जय सिंह, सॉरी गलती हो गया, जय सिंह। कौन था, जय सिंह। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक तो हीनयान और एक महायान। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने किया था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म का तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर हुए, यानी 24 तीर्थंकर हुए जिसका अपना अपना प्रतीक चिन्ह था। तो यही पूछ रहा है जो तीसरे तीर्थंकर थे ना, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ऑप्शन ए है सांड, बी है हाथी, सी है हिरण और डी है घोड़ा। तो देखिए इसका आंसर होगा घोड़ा। वहीं प्रथम अगर पूछता कि प्रथम जो गुरु तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो उनका सांड था, और द्वितीय का हाथी था जिसको अजीतनाथ कहते हैं। ठीक है, अजीतनाथ। पहला थे ऋषभ देव जिनका सांड, द्वितीय अजीतनाथ हाथी, और तृतीय जो हमारा थे इसका संभवनाथ थे जिनका घोड़ा था। एक अंतिम हम लोग याद रखते हैं महावीर, महावीर क्या था, तो इनका था सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अर्थर्वेद। तो देखिए इसका आंसर होगा अर्थर्वेद। ठीक है, कन्याओं की निंदा अर्थर्वेद ही करता है। इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, रोग निवारक का भी जिक्र किया गया। इसी वेद में साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, यानी अभिलेख है, किस अभिलेख से प्राप्त होती है। पहला है भीतरी स्तंभलेख, बी है हाथी गुफा, सी है मंदसौर, डी है एहोल अभिलेख। तो देखिए इसका आंसर होगा भीतरी स्तंभलेख। हुन आक्रमण का प्रथम हुन आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था, लेकिन हुनों को पराजित किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त, इसी का अभिलेख था भीतरी स्तंभलेख। ठीक है, इसी से इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन है कुटनी, बी है शाश्वत, सी है अमाजू, डी है विश्वपति। तो देखिए इसका आंसर होगा अमाजू। क्या होगा, अमाजू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र और डी है शनि। तो देखिए इसका आंसर होगा बुध। क्या होगा, बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और इसके विशिष्ट गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोलिमा ज्वालामुखी, बी है एटना ज्वालामुखी, सी है फ्यूजियामा ज्वालामुखी और डी है स्ट्रोम्बवेली ज्वालामुखी। तो देखिए इसका आंसर होगा स्ट्रोम्बवेली ज्वालामुखी, यानी स्ट्रोम्बवेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है जिसके आसपास का आग प्रकाशित रहता है, इस कारण इसे ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और यह इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बवेली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो देखिए स्थल रुद्ध उस देश को कहते हैं जिसके चारों ओर क्या हो, भूमि से लगा हो, भूमि से लगा हो, यानी जो भूमि से लगा होगा
उसी को स्थलरूप देश कहते हैं। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान है, ठीक है। और हमारा भारत स्थलरूप देश नहीं है क्योंकि उसके दक्षिण पूरा पानी से घिरा हुआ है। देखिए इसका आंसर होगा थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा एकमात्र देश है जो स्थलरूप देश है। देखिए हाँ, वर्ल्ड में दक्षिण पूर्व एशिया इधर पड़ता है, इधर पूरा पानी से ही ढका हुआ है। इसमें एक ही मात्र देश है जिसका नाम है लाओस, यह स्थलरूप देश है, ठीक है। और बाकी कोई स्थलरूप देश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आश्वासन बांध किस नदी पर स्थित है? आश्वासन बांध, इसका आंसर होगा नील नदी पर, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? नील नदी। नील नदी, अब देखिए नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है, ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यह अमेजन नील नदी की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मिजोरम। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में मुख्यतः दो पहाड़ियां बहुत ही विकसित है, मतलब बहुत ही पूछा जाता है। कौन कौन से? बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी, दोनों ब से ही नाम है, बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी, ठीक है दोस्तों। यह दोनों धारवाड़ पठार में आता है, यानी धारवाड़ पठार। देखिए दोस्तों धारवाड़ पठार एक ऐसा पठार है जो मतलब धातुओं के लिए प्रमुख है, जिसमें सोना चांदी यानी बहुमूल्य जितने भी धातु होते हैं ना, धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि सोना कर्नाटक में पाया जाता है, इसी कारण से, क्योंकि वहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ पठार भी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? को ऑप्शन ए है मूसी, बी है कोयना, सी है दूधगंगा, डी है जालंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले देख लेते हैं कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां में हमारा आ जाएगा पहला मूसी, दूसरा का कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा। देखिए कृष्णा जी की पूजा होती है, तो पूजा होती है तो उसमें दूध की आवश्यकता होती है, कथा होती है तो, और पंचामृत की आवश्यकता होती है। तो देखिए दूध गंगा और पंचगंगा पूछे तो ये किसका हो जाएगा? कृष्णा की सहायक नदियां होगी, ठीक है। और सब देख लेते हैं। हमने तो देखा दूध गंगा एवं पंचगंगा, एक मूसी देखा, ठीक है। उसके अलावा घाट प्रभा एवं मालप्रभा। देखिए घाट प्रभा मालप्रभा जब दोनों मिलती है तो तुंगभद्रा नदी मिलती है, तो ये भी तुंगभद्रा भी इसी की सहायक नदी है, ठीक है। एक पूछता है अमरावती, अमरावती भी इसी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है। हमने पढ़ा था मूसी पढ़ा था, दूध गंगा भी पढ़ा था और कोयना भी पढ़ा था, इसलिए 1 2 3 सही है। और जालंगी जो है ना, यह हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अरब सागर से उठती है, इसी से लगभग 70 से 80% वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? देखिए इसके लिए हमने पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें पड़ोसी देशों से सटे हुए भारतीय राज्यों के बारे में ट्रिक के माध्यम से और मैप से समझा था। उसमें हमने ट्रिक क्या लगाया था? आमी पामेत्री। तो देखिए हमने पढ़ा था 5 गो पढ़ा था। आ से असम, मी से मिजोरम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, ती से त्रिपुरा। तो कितने हैं? 5 है। तो हमारा 5 जो राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। और कितना टोटल 4096.9 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका निर्धारण 1914 में हुआ था, ठीक है। यह भारत और चीन के मध्य खींचा गया रेखा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिमला और मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए, शिमला और मनाली का क्षेत्र हमारा ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सी है हिमाद्री और डी है लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों, डी में क्या है? लघु हिमालय। तो देखिए इसका आंसर हमारा होगा लघु हिमालय। क्या होगा? लघु हिमालय। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, यानी उत्तर में पूरा पर्वत क्षेत्र विस्तृत है, तो इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा है ट्रांस हिमालय, दूसरा का है हिमाद्री या बृहद हिमालय, ठीक है, जो हिमाद्री है बी सी में, और तीसरा हमारा होता है हिमाचल या लघु हिमालय, ठीक है, और चौथा होता है हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, या निम्न हिमालय यानी छोटा हिमालय भी इसको कहते हैं। देखिए 4 हो गया, पहला ट्रांस, फिर हो गया हमारा हिमाद्री, फिर सी में लघु और डी में शिवालिक। सब इसी में हिमाद्री में ही हमारा माउंट एवरेस्ट यानी प्रमुख जितने बड़े पर्वत माला स्थित है ना, हिमाद्री श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी आदि क्षेत्र लघु हिमालय में ही पाए जाता है। जो हम लोग घूमने जाते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, जबकि हरिद्वार, देहरादून ये शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो के इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए।